स्टार्टअप्स पाकिस्तान में इतने फेल क्यों होते हैं? हमारा थोड़ा सा कल्चरल प्रॉब्लम है। नेबरिंग कंट्रीज़ के या शार्क टैंक्स को ही देखें तो हमारे पास बहुत बड़ी उम्र के लोग फेम के लिए आए हैं या फंडिंग के लिए आए हैं इन शार्क टैंक? न्यू कूल है तो बहुत से लोग तो फेम के लिए आते हैं। अगर कोई स्टार्टअप जो है वो बना रहा है, उसके पास दिमाग में आइडिया आ गया है और वो पिच करना चाह रहा है किसी इन्वेस्टर को, तो उसको क्या करना चाहिए? पहले स्टार्ट से ज़रा बताएं। एक हमारा मिसकंसेप्शन है, हमें लगता है कि हमारे जहन में एक आइडिया आएगा और उस आइडिया को चलाने के लिए जो वाहिद चीज़ दरकार है वो पैसा है, और पैसा है इन्वेस्टर के पास। अपने आइडिया की ओनरशिप इतनी ज़्यादा होती है कि हमें लगता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्योंकि वो मुझे कारामद लग रहा है तो इंडस्ट्री में सभी को कारामद लगेगा। लेकिन जब हम मार्केट रिसर्च पे जाते हैं तो पता चलता है कि मार्केट को तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वैल्यूएशन किस तरह से फॉर्म है? अच्छा, कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं, मतलब ये चीज़ें तो आपने करनी ही नहीं है, इन्वेस्टर आपको टच भी नहीं करेगा? जिस दिन आप इन्वेस्टर के सामने जाके खड़े होंगे वो आपसे ये सारे सवाल करेगा। आज मैं मौजूद हूँ आई कैप में। आज मुलाकात करेंगे मोहम्मद जुनैद जावेद साहब से। आज बातें करेंगे स्टार्टअप के हवाले से, पिचिंग के हवाले से, रेड फ्लैग्स के हवाले से, ग्रीन फ्लैग के हवाले से। ये जो शख्सियत हैं ये BTS जज रह चुके हैं शार्क टैंक पाकिस्तान के। इन्होंने कई सारे पिचेस को जज किया है बिहाइंड द सीन्स। आज मुलाकात करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे। अगर आप एक स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं या ओपन करने वाले हैं या एक आइडिया है तो ये शो आपने लाजमी देखना है। चलिए आज मुलाकात करते हैं मोहम्मद जुनैद जावेद साहब से। मोहम्मद जुनैद जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जुनैद साहब, आपको मैं क्या कहूँ, जुनैद साहब कहूँ, मैं आपको BTS का जज कहूँ शार्क टैंक का, आपको क्या मतलब पहले तो ये बताएं कि जो शार्क टैंक पाकिस्तान का एक्सपीरियंस था वो कैसा था? आप मुझे जुनैद ही कह सकते हैं, सब मुझे जुनैद ही कहते हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी नाम लेके ही बात कर रहे होते हैं अक्सर व बेशतर। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमारी कोशिश होती है कि हम इन चीज़ों के बारे में अक्सर व बेशतर बात करते रहें। पाकिस्तान में हमारे पास इस तरह की इनिशिएटिव्स की बहुत ज़रूरत है और एक बहुत अच्छा स्टेप था उस टीम का जिसने इसको इम्प्लीमेंट करवाया यहाँ पर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए, नई चीज़ थी और उस नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा बहुत हमने भी किरदार अदा किया। ठीक है, तो आपको मतलब एक्सपीरियंस कैसा लगा? मतलब जब आप बिहाइंड द सीन्स थे तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारे पिचेस देखे होंगे, आपने बहुत सारी जजमेंट्स की होंगी, तो क्या आपको उस मयार का हिसाब लगा कि हम शार्क टैंक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हमारी जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो उस हिसाब से पिच दे भी रहे थे या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए मसला ये है कि हम अगर अपनी कंट्री को देखते हैं अवेयरनेस के लेवल से और अगर अपनी कंट्री को हम देखें स्ट्रक्चर वाइज ना, तो हम बहुत सी चीज़ों में बहुत लर्निंग फेज़ के अंदर हैं। तो हमारी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन किसी भी प्रोग्राम या किसी भी शो से रिलेटेड जो कि स्क्रीन की तरफ इस तरफ बैठे हुए होते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत वेल डेवलप्ड, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ निकल कर आ रही होगी। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये समझने की है कि जब भी कोई टेलीविज़न शो या विजुअल बेस्ड कंटेंट निकल कर आता है तो उसको डेवलप होने में कई कई साल लगते हैं कि जब हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे सीज़न तक पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा जी अब बड़ा अच्छा क्वालिटी कंटेंट निकलना शुरू हुआ है। और दूसरा ये है कि हम क्योंकि खुद जो सैंपल लेकर जा रहे हैं बहुत लर्निंग फेज़ के अंदर है, तो हम उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो इंटरनेशनल शार्क टैंक के जो और कंट्रीज़ के हम सीजन देख चुके हैं उस लेवल की पिचेस कर रहे होंगे। लेकिन पहला सीज़न होने के नतीजे में अगर हम इतना भी सैंपल देख रहे हैं, जिस तरह की हमें पिचेस दिखाई दी वो बहुत प्रोडक्टिव था। अच्छा। कि लोग निकल कर आए, लोगों को लगा कि हम उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करें जिसमें मैं और आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बैठ के नहीं कर रहे होते थे, या वो लोग जो कि हमसे बड़ी उम्र के हैं और वो बड़ी उम्र में सिर्फ कन्वेंशनल बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो कुछ स्टार्टअप सिस्टम और SMEs डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो एक बहुत खुशाइन चीज़ है। लेकिन अगर शो की एक्सपेक्टेशन के बारे में बात किया जाए तो इस पर हमें खुद थोड़ा सा पेशेंट अभी रहना पड़ेगा कि कई साल लगेंगे बेहतर शो डेवलप होने में। मैं इसी पाने वाला था कि इसकी ऑब्वियसली कंट्रोवर्सीज बहुत सारी चीजें जी
ये बुरा शो है, इस टाइप का शो है, इन लोगों ने एडिटिंग सही नहीं की थी, बट आपने पहले से ही क्लियरिफाई कर दिया इसको कि इसको डेवलपमेंट में जरूर। हाँ, हमें इंटरनेशनल भी बहुत अभी एकदम से वो दिखाई दिया ना कि बहुत कंपैरिजन हो रहा है कि और जगहों को तो ऐसा था, इसमें ये वाला क्वेश्चन ऐसे क्यों कर लिया। तो हमें खुद समझने की जरूरत है। अभी जो हमारी ऑडियंस देखने वाली है वो भी इतनी एजुकेटेड इन टर्मिनोलॉजीज के अंदर नहीं है, उनको भी कुछ वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो जब तक उनको वक्त लगेगा पहुंचने में, तब तक शो भी और बेहतर डेवलप हुआ दिखाई देगा। बेहतरीन है। अच्छा, अगर कोई स्टार्टअप जो है वो बना रहा है, उसके पास दिमाग में आइडिया आ गया है और वो पिच करना चाह रहा है किसी इन्वेस्टर को, तो उसको क्या करना चाहिए? पहले स्टार्ट से ज़रा बताएं। अच्छा, एक हमारा मिसकंसेप्शन है, हमें लगता है कि हमारे जहन में एक आइडिया आएगा और उस आइडिया को चलाने के लिए जो वाहिद चीज़ दरकार है वो पैसा है, और पैसा है इन्वेस्टर के पास। तो अब क्या किया जाए, आइडिया आते ही कोई इन्वेस्टर ढूंढें और इन्वेस्टर को अपना आइडिया पिच करते हैं। अब इन्वेस्टर तक से भी पहले की जो अगर बात करें ना, जो हम जैसे छोटे मोटे लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं, वो एक दिन एक हफ्ते के अंदर पता नहीं कितने सैकड़ों आइडियाज सुन रहे होते हैं। तो वो बच्चा जो अपना आइडिया किसी इन्वेस्टर को सुनाने के लिए आ रहा है, इन्वेस्टर ने उस जैसे 1000 आइडियाज सुने हुए होते हैं, वो थोड़ी बहुत 19-20 की कमी बेशी के साथ होते हैं। तो इन्वेस्टर का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन को वहाँ तक लाने के लिए वो सिर्फ आइडिया सुन लेना काफ़ी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टार्टअप के पहले दिन पे बैठे हुए आपको सिर्फ पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, तो कई सारी चीज़ें हैं इससे पहले करने की। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम कोई भी आइडिया लेकर आते हैं अपने जहन के अंदर, तो उस आइडिया की मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो देखें कि जो आइडिया आप लेकर आ रहे हैं उसकी मार्केट में ज़रूरत भी है या नहीं है। कि अगर आपको लगता है कि, क्योंकि हम समटाइम ऐसा होता है ना, अपने आइडिया की ओनरशिप इतनी ज़्यादा होती है कि हमें लगता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्योंकि वो मुझे कारामद लग रहा है, तो इंडस्ट्री में सभी को कारामद लगेगा। लेकिन हम मार्केट रिसर्च पे जाते हैं तो पता चलता है कि मार्केट को तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट रिसर्च के बाद आपको उस आइडिया को ऑन कार्ड्स डिलीवर करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। यानी कि जिस दिन आपने बैठ के आइडिया सोचा, तो अगले कई महीनों तक आपको आइडिया की आइडिएशन के ऊपर काम करना है कि वो आइडिया डेवलप किस तरह से होगा, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री को पसंद आएंगे, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में सिमिलर आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उनसे क्या डिफरेंट सॉल्यूशन पेश कर सकते हैं, क्या वो डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो इंडस्ट्री में लोगों को पसंद आएगा भी या नहीं आएगा, फिर ये फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है, इसकी प्रोजेक्शन कैसी है, कितने अरसे तक ये मार्केट में सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद पैसा बना भी सकता है या नहीं बना सकता। क्योंकि जिस दिन आप इन्वेस्टर के सामने जाके खड़े होंगे वो आपसे ये सारे सवाल करेगा। तो अगर इसके ऊपर आपने कोई होमवर्क नहीं किया हुआ और आइडिया समझते ही फौरन से इन्वेस्टर को ढूंढना शुरू कर दिया, तो आप कोई फायदा नहीं है। हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ा सा आपकी आइडेंटिटी अच्छी बनने की बजाय थोड़ी सी बुरी बन जाए और आप इन्वेस्टर से भी खराब करके दोबारा से वापस आ जाए और बदल भी हो जाए अपने आइडिया के ऊपर। तो मार्केट रिसर्च करें, अपने आइडिया के ऊपर खुद से अपनी टीम के साथ बैठ के कई मरतबा रिसर्च करें, उसको ऑन कार्ड्स डिलीवर करें, लिख कर देखें कि आइडिया क्या है, और फिर उसके बाद प्लान करें कि इन्वेस्टर के पास जाना है या बूटस्ट्रैप करना है अपने आइडिया को आपने। ठीक है। अच्छा, ये भी ज़रा बताएं कि वैल्यूएशन किस तरह से फॉर्म होती है? वैल्यूएशन फॉर्म करने का सबसे आसान तरीका हम देते हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी एक परचून की दुकान है, तो जिस वक्त आपने ये सोचा कि अब आपको वैल्यूएशन क्रिएट करने की ज़रूरत है या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, तब आपको ये करना है कि परचून की दुकान के अंदर जितना माल पड़ा हुआ है उसको कैलकुलेट कर लें और देख लें कि वहाँ पे जितनी वर्कफोर्स लग रही है या वो चीज़ें जिनसे पैसा कन्वर्ट हो सकता है, उन सबको मिलाकर वो दुकान टोटल कितने रुपए की बनती है, ये वैल्यूएशन है। अब ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। मिसाल के तौर पे आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस जो है वो बना रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस के अंदर ना आपकी कोई दुकान है और ना ही आपके पास कोई इन्वेंट्री रखी हुई है, तो उस टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस के अंदर अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी टेक्नोलॉजी कैलकुलेट होगी। आपका एल्गोरिथम जो है वो अगर आपने खुद डिज़ाइन किया है तो उसकी IP के रेफरेंस में क्या वैल्यू है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रेफरेंस में क्या आपने उसको रजिस्टर करवाया हुआ है। अगर करवाया हुआ है तो वो कितने रुपए की रजिस्ट्रेशन है, उसको कहीं पे सेल करेंगे तो वो कितने की सेल होगी, उस एल्गोरिथम से कितनी चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्या कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, कोई एप्लीकेशन है, वो कितने रुपए की डेवलप हुई थी, मार्केट में उसकी कितने रुपए की कीमत लग जाएगी, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो परचून वाली की दुकान वाला जो आइडिया है वो आप अपने जहन में रखें और उसी के ऊपर अपने बिजनेस को आप कॉपी पेस्ट करके वैल्यूएशन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे यहाँ मेंटल ब्लॉक है पूरे पाकिस्तान के अंदर जब स्टार्टअप्स पे बात आती है? क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से आपने बताया कि वैल्यूएशन इस तरह से होती है और ये सारे सवालात पूछने होते हैं, बहुत सारे लोग ये सारे सवालात के जवाबात भी तैयार कर देते हैं, वैल्यूएशन भी सही दे देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी ले लेते हैं, बट उसके बाद जब ऑपरेशनल होता है वो स्टार्टअप तो एक मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है। मेंटल ब्लॉकेज का क्या मतलब है? मेंटल ब्लॉकेज का मतलब ये कि या तो बर्नआउट हो जाते हैं या तो अपने आप को ओवरराइड कर रहे होते हैं कि नहीं हो जाएगा अभी, इंशाल्लाह अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बट साइड में थर्स्ट की तरह पूरे के पूरे जो फाइनेंसर के, इन्वेस्टर के जो पैसे हैं वो सब उड़ चुके होते हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स पाकिस्तान से क्लोज भी हो चुके हैं। हमें रिसेंट ईयर्स में भी हमें ये चीज़ देखने में मिली कि हमें कई बड़े बड़े नाम जो है वो मार्केट से एग्जिट होते हुए दिखाई दिए। खैर, हर किसी की अपनी स्टोरी है, कौन से नाम किस वजह से एग्जिट हुए ये उनसे हमें सीखना पड़ेगा और उनकी एक लर्निंग है। लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास इस वक्त, स्पेशली अगर हम इंक्यूबेटर्स के रेफरेंस में बात करें, तो हमारे पास एक
मेंटोर्स का और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का एक बहुत डेवलप्ड और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड पूल मौजूद है जो कि एक इकोसिस्टम डेवलप करता है। तो जहाँ पर आप ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने ये सारे सवालों के जवाब कैलकुलेट करने के बाद इन्वेस्टमेंट भी ले ली और अब अपने स्टार्टअप को डेवलप भी करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर आता है आपका वो मेंटोर्स का पूल जिसके साथ अब आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो आपको बताएगा बायस हुए बगैर कि अब आपने इस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करना है और इस पैसे के नतीजे में जो पैसा बनेगा उसका क्या करना है। क्योंकि हम गलत ही करते हैं पैसे के नतीजे में बनने वाले पैसे के साथ। क्या मतलब हुआ, मैंने एक मोबाइल फ़ोन जो है वो बनाया और ये 1000 रुपये का मोबाइल फ़ोन बना। इसको बनाने के लिए मैंने आपसे पैसे ले लिए थे और जब मार्केट में बेचा मैंने तो ये 5000 रुपये का बना, तो 1000 रुपये के मैंने 5000 रुपये बनाए ना। तो अब जो ये 5000 है ना, ये खराबा करते हैं। मैं कहता हूँ कि अच्छा 5000 आ गए हैं ना, 1000 रुपये तो मैंने हसन को दे दिए, तो मेरा एक्सपेंस तो निकल गया। अब जो बाकी 4 बचे वो तो मेरे, तो अब 4 का ऐसा करता हूँ, गाड़ी भी खरीद लेता हूँ, ऑफिस भी बना लेता हूँ, लोगों को जो है वो सारी तरह के इंसेंटिव्स भी दे देता हूँ, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी दे देता हूँ और बाकी अपने को ट्रिप भी लगा कर आ जाता हूँ। राइट, ये $1 मिलियन के अंदर भी यही काम हो रहा होता है और 5000 रुपये के अंदर भी यही काम हो रहा होता है। तो जो वो उस पैसे से पैसा बना है ना, उसके लिए मेंटोरशिप लेनी होती है कि इसको क्या करना है। अच्छे बिजनेसेस में हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी प्रोजेक्शन के रेफरेंस में कई सालों तक अपना वो पैसा जो है वो दोबारा री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बूटस्ट्रैप करते रहें। यानी कि जो 4000 आपने डेवलप किए थे, अच्छा तरीका ये है कि उन 4000 को दोबारा से बिजनेस में डालें। और पहले 1000 रुपये का एक मोबाइल बनाया था, 5000 रुपये के 5 फ़ोन्स बनाएं, या अगर 4000 बचे एक आपको दे दिया तो 4000 रुपये के 4 फ़ोन्स बनाएं, फिर उनको मार्केट में सेल करें। तो हर एक 1000 के नतीजे में फिर 5000 जनरेट होंगे, फिर री इन्वेस्ट करें। और ये कब तक करते रहें, इसकी प्रोजेक्शन के रेफरेंस में मेंटोरशिप लें, तो मेंटोर आपको गाइड करेगा कि ये कहाँ तक आपको लेके चल सकता है। सही, यानी कि मेंटोर की बहुत ज़रूरत है मेंटोर की। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मेंटोर्स हैं हमारे पास? पाकिस्तान में हमारे पास बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं और पाकिस्तान में हमारे पास इंटरनेशनल मेंटोर्स भी कनेक्टेड हैं। हमारे पास इंक्यूबेशन का जो एक अच्छा नेटवर्क चल रहा है ना, उस नेटवर्क का काम ही है कि हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और उनके मेंटोर्स आपको गाइड कर सकते हैं, तो आपको वहीं पे कनेक्ट करवा देते हैं। और वो मेंटोर जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो इंटरनेशनल मेंटोरशिप के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। और हमारे पास बड़े इंक्यूबेटर्स ये काम कर रहे हैं और हम लोग भी ये काम करते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऐसा आइडिया आता है जिसकी मेंटोरशिप हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हम चाहते हैं कि उसको कहीं इंटरनेशनली कनेक्ट करवा दिया जाए, तो हम वहाँ से कनेक्ट करवा कर मेंटोरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए हमारे पास अक्सर बेशतर इस तरह के प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं, मतलब ये चीज़ें तो आपने करनी ही नहीं है, इन्वेस्टर आपको टच भी नहीं करेगा? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना अपने आइडिया के ऊपर। हम कहते हैं कि जब आप अपने आइडिया को कहीं पे पिच कर रहे हैं तब भी, और हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह को भी ये बात सजेस्ट करते हैं कि व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग योर आइडिया, यू शुड बिलीव इन योर आइडिया, क्योंकि आपको पता है कि आपका आइडिया क्या है। तो इसके बाद एक बहुत बारीक सी लाइन है जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर लेके चली जाती है और वही चीज़ आपको स्लिप करवा देती है। और देखिए जो स्टेज की उस तरफ बैठा हुआ है ना, वो भले आपकी ज्यूरी हो या इन्वेस्टर हो या कोई शार्क हो, वो बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के अंदर। वो बहुत, हालांकि अगर आप ये कह दें ना कि उसका पोर्टफोलियो जो है वो बहुत छोटा है, अभी 5-8 साल ही हुए हैं उसको काम करते हुए, तो वो 5-8 साल से पीछे एक बहुत बड़ा रगड़ा है जो लगवा कर आया, तो उसको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आप किस पॉइंट के ऊपर वो बारीक सी बाउंड्री क्रॉस करके ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। जो आप चीज़ प्रपोज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, राइट? तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, सबसे पहली चीज़ ये है। और आपको कहीं पे भी इस बात का इजहार नहीं करना कि आप इनकंसिस्टेंट हैं अपने बिजनेस को लेकर। आपको कंसिस्टेंसी शो करनी है, क्योंकि अगर मैं आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा हूं तो मुझे ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप रेजिलिएंट रहेंगे और आप इस बिजनेस को सीरियसली आगे लेके चलना चाहते हैं, ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर एकदम से ओवर एक्साइटेड और ओवर बाउंड हो रहे हैं और आप सिर्फ अपने आइडिया को डिफेंड करने के अंदर ही लगे हुए हैं। और क्योंकि हम ये देखते हैं अक्सर तो बेशतर कि हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं पिच करने के लिए कि हम अपने आइडिया को डिफेंड करते रहते हैं और अगला बंदा जिस नज़र से देख रहा है हम उस परसेप्शन तक कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे होते। लेकिन इसमें ये वाली बात भी तो आती है कि अगर इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखाया तो शायद इन्वेस्टर समझेगा कि जी मैं तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही, मैं तो अपने स्टार्टअप के अंदर कॉन्फिडेंट भी नहीं हूं, तो इसलिए जरा मैं थोड़ा दिखा दूं, थोड़ा सा मैं चौड़े में आ जाऊं, स्लैंग है लेकिन ये हकीकत है। वेरी राइट। देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने की है। यहाँ पर आती है हमारे पास आर्ट ऑफ पिचिंग। तो जब भी हम मेंटोर्स की जो बात कर रहे थे तो हमारे पास एक बड़ा पूरा एक प्रोग्राम है जिसको हम आर्ट ऑफ पिचिंग कहते हैं और हमारे पास इंक्यूबेटर्स में ये बहुत फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस हो रहा होता है। हम अपने अर्ली एज स्टार्टअप्स को ये सिखाते हैं कि जब आप हमारे पास आ रहे हैं तो आपने अपने वो लोग जो कि पिचिंग वाला काम करेंगे उनको आपने पहले दिन से पिच के ऊपर लगा देना है। तो उस पिच के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, टोनालिटी कैसी है, कितना कॉन्फिडेंस जो है वो अगला बंदा बर्दाश्त करेगा, कितना कॉन्फिडेंस जो है वो कोई नॉन टेक्निकल बंदा बर्दाश्त कर लेगा, कौन सी जगहों पे आपने
टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी। मिसाल के तौर पे आप इन्वेस्टर के सामने गए और आपका जो आइडिया था वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडिया था, इन्वेस्टर जो है उसका टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है, तो जो आप पिच करके आ गए मिसाल के तौर पे वो सारी टेक्निकल पिच करके आ गए, तो इन्वेस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको कई तरह की पिचेस तैयार करनी पड़ती हैं। ये मेंटोर सिखाता है। मेंटोर आपको कई मरतबा खुद से बैठ के पिचेस को दुरुस्त करवाता है और वो सिखाता है कि अपने ऑफिस बिल्डिंग में जो बंदा दिख रहा है उसको जाके अपना आइडिया पिच कर दो। अब जो बंदा का मतलब ये है कि आपके ऑफिस का गार्ड भी है, आपके ऑफिस का कोई सी लेवल का एम्प्लॉय भी है, आपके ऑफिस का माली भी हो सकता है, आपके ऑफिस का पियोन भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, एनीवन अराउंड यू। आप उसको अपना आइडिया पिच करें तो आपके पास हर तरह का डेटा आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपने किस जगह पर दिखाना है। तो ये सीख कर आता है। जब आप सीख कर जाते हैं इन्वेस्टर के सामने तो आप वो बाउंड्री भी क्रॉस नहीं कर रहे होते ओवर कॉन्फिडेंस वाली, और आप कॉन्फिडेंटली अपना आइडिया भी शेयर कर रहे होते हैं। और ये कहाँ से सीख सकते हैं? ये आपको इंक्यूबेटर्स सिखाते हैं। हमारे पास इंक्यूबेटर्स में इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स होते हैं और वो आपके आइडिया को अपने पास इंडक्ट करके इन सारी चीज़ों के ऊपर तैयार करते हैं, जिसको हम कहते हैं मार्केट रेडी स्टार्टअप। तो मार्केट रेडी हम करके निकालते हैं अपने पास से कि अब आपने जिसके पास भी जाना है आप जा सकते हैं। अब आपने भले इन्वेस्टर के पास जाना है, कस्टमर के पास जाना है, किसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के पास जाना है, तो आप हर जगह पर जाके पिच कर सकते हैं। तो इंक्यूबेटर आपको इसमें तमाम तरह से रेडी कर रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर वो रेडी हो गया, अब वो रेडी होने के बाद एक कमरे में जा रहा है, या तो वो शार्क टैंक का प्लेटफॉर्म है या वो एक्स का प्लेटफॉर्म है, कोई भी प्लेटफॉर्म, 30 सेकंड्स के अंदर वो किस तरह से कायल करेगा अगले बार? एक हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब ये है कि मैं और आप ग्राउंड फ्लोर से एक एलिवेटर में एंटर हुए और कह लें कि 10-15 सेकंड में आपने ऊपर 90 फ्लोर तक पहुंचना है और मैं आपको जानता हूं समहाउ। तो मैंने कहा कि यार ये हसन साहब पकड़े गए हैं आज, अब क्या करें? तो मेरे पास 4-6 ऐसे जुमले होने चाहिए जिससे मैं हसन साहब को अपने बिजनेस के ऊपर मे बी इन्वेस्ट करने पे या अपनी सर्विसेज को सेल करने पे राज़ी कर लूँ। तो हम सबसे पहली जो पिच तैयार करवाते हैं ना स्टार्टअप्स की, वो एलिवेटर पिच ही करवाते हैं। ठीक है। एलिवेटर पिच में जो अगर आपने किसी बंदे को किसी तरह से भी राज़ी करना सीख लिया अपने स्टार्टअप के लिए, तो फिर आप बड़ी पिचेस के अंदर भी राज़ी करना सीख लेते हैं। वह एलिवेटर के पिच के बाद आपकी बड़ी पिचेस, जिसमें आपकी इन्वेस्टर पिचेस भी आ जाती हैं, आपकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल पिचेस भी आ जाती हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर है, ये थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग हवाले से ही है। आपको क्या लगता है कि लोग फेम के लिए आए हैं या फंडिंग के लिए आए हैं इन शार्क टैंक? न्यू कूल है तो बहुत से लोग तो फेम के लिए आते हैं। ठीक है। आपका फेवरेट शार्क कौन था और क्यों? माय फेवरेट शार्क इज जुनैद, नाम सेम है, वेरी कंटेंटेड पर्सनालिटी और बहुत सोच समझ के बात करते हैं। ठीक है। आपकी फेवरेट पिच कौन सी थी और क्यों? मेरी फेवरेट पिच थी एक स्टार्टअप है जो कि नाबीना 2 बहन भाई हैं, उनका स्टार्टअप है और वो काम कर रहे हैं, उनका एक किचन है खास फूड्स के नाम से और वो लोग फूड बनाते हैं। दोनों नाबीना हैं और उनमें से जो उनकी बहन है वो फूड प्रिपेयर करती हैं और जो भाई हैं वो उसकी पूरी बिजनेस साइड देखते हैं। और उन्होंने ये करते करते अपने स्टार्टअप को इतना बड़ा कर लिया है कि उन्होंने पूरी टीम बनाई है और अब वो ट्रेन कर रहे होते हैं नाबीना बच्चों को फूड प्रिपरेशन के ऊपर। और उनका बिजनेस माशाल्लाह इतना ग्रो कर रहा है कि वो कई उनके पास बड़े क्लाइंट हैं जिनको वो ऑफिस में लंच पहुंचा रहे होते हैं और उनके पास इंडिविजुअल क्लाइंट्स भी हैं जो कि B2C मॉडल के ऊपर हैं और वो उनको भी लंच और इवनिंग स्नैक्स वगैरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो मेरा फेवरेट स्टार्टअप ये है। ठीक है। अच्छा, कभी किसी ने आपको ब्राइब देने की कोशिश की, रिश्वत देने की कोशिश की कि भाई आप ये काम करवा दें, मुझे बस पिच तक पहुंचा दें, बस मुझे आप पैनल तक पहुंचा दें? अच्छा, नहीं, शार्क टैंक में हमें इतना मार्जिन नहीं मिला कि हमें ब्राइब मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। अगर कोई मिथ ब्रेक करना चाहे स्टार्टअप्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो क्या होगा? या हमारी अपनी क्रिएटेड मिथ है ये, जो कि हमारी तरफ से गलती है। वो ये है कि हमें लगता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को ही मार्केट में लाने से हम कोई चेंज क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री को अगर देखते हैं स्पेशली, और अगर हम जिस रीजन के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाला, इसमें हमारे पास कन्वेंशनल बिजनेसेस के अंदर ज़्यादा मार्जिन है, इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस पर काम करते हुए टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ कुछ यूनिक कर देंगे तो हमारा पास अभी स्ट्रक्चर उससे पहले के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना है। तो ये एक मिथ है कि हम समझते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर काम किया जाए तो हम कुछ डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, स्टार्टअप्स पाकिस्तान में इतने फेल क्यों होते हैं? हमारे पास हमारा थोड़ा सा कल्चरल प्रॉब्लम है। हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देखते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ के अगर शार्क टैंक्स को ही देखें तो हमारे पास बहुत बड़ी उम्र के लोग दिखाई देते हैं पिच करते हुए अपने SMEs के आइडियाज़ को। वो कहते हैं कि हम घर में ये 4 मसाले मिलाकर एक चटनी बनाते थे, फिर हमें पता चला कि इनको हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं किसी ख़ास तरीके से और ऑर्गेनिक ही प्रिजर्वेटिव्स डाल सकते हैं और उसके साथ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया और हमने इस प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट करना शुरू कर दिया। वो
वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। Okay. हमारे पास एक ख़राबा गुज़िश्ता कई सालों में ये हुआ है कि हम कल्चरली बहुत वीक हो गए हैं। हमारे पास वो जगह जहाँ पे SMEs थी, यानी कि हमारे इंटीरियर के एरियाज़, उन्होंने इस चीज़ के फोकस को आहिस्ता आहिस्ता बुलाना शुरू कर दिया। तो अब हमारे पास घरेलू सनतें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन कम होती जा रही हैं। तो जब घरेलू सनतें कम होती जा रही हैं तो शहरों में होने वाला काम जो है ख़राबे का वो भी तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा है। Okay. होता ये था कि आपके पास छोटी जगहों से घरेलू सनतें निकल कर आती थीं और वो स्टार्टअप्स बनाती थीं खुद ही से, उनको पता नहीं होता था कि वो स्टार्टअप्स बना रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टअप बना रहे होते थे और वही चेंज जो है वो शहरों तक पहुँचता था और शहरों में लोग रहने वाले लोग भी ये काम करते थे। आज का हमारा बच्चा और उसके अम्मा अब्बा ये सोच रहे हैं जो कि इंटीरियर में रहते हैं कि बच्चे को किसी तरह से कुछ पढ़ा लिखा के शहर से बाहर या मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए तो वो किसी ग्रोथ की तरफ चला जाएगा, और यही चेंज हमें शहरों में भी दिखाई देता है। तो हम चूंकि कल्चरली वीक हैं तो हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज़ भी नहीं आते हैं, ज़्यादा चेंज भी नहीं क्रिएट होकर दे रहा, और इसी वजह से आइडियाज़ फेल भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने हैबिट्स तो बहुत देखी होंगी, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो फाउंडर्स हैं, अच्छा अनसक्सेसफुल लोग भी आपसे मुलाकात करते होंगे, जिन्होंने कोशिश तो बहुत की होगी लेकिन उनका ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। तो आपको कौन सी ऐसी हैबिट लगी कि ये हैबिट हर सक्सेसफुल बंदे ने की है, क्या बताना चाहिए? ईज़ टू फेल। अपने आप को इतना कंफर्टेबल रखना कि अगर मुझे फेल होना पड़े तो मैं फेल हो जाऊँ। इस बात में कोई मजायका नहीं है। जहाँ पे हम ये बात कर रहे होते हैं, हम एक बात बहुत करते हैं बिजनेसेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी ये बात करते हैं कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। हम रिस्क को ये समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे देना बिजनेस के अंदर, ये बड़ा डिसीजन ले लेना इस रिस्क का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको लगे कि कोई काम करूँगा तो इक्वल पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं फिर भी वो काम करूं। और अगर मैं फ़ेल हो जाऊं तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहूं कि मैं फ़ेल हो गया हूं और मेरे पास दोबारा से इसको रीस्टार्ट करने की, उस फेल की लर्निंग्स को लेकर पेशेंस भी हो और कैपेबिलिटी भी हो। तो वो लोग जो सक्सेसफुल दिखाई देते हैं आपको इंडस्ट्री में, खासतौर पे जो एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री के हैं और जो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं। दे फेल, दे रीलर्न, और वो दोबारा से अपने आइडियाज़ को नए बेहतर प्लान्स के साथ लॉन्च करते हैं। क्योंकि हम हर स्टार्टअप के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि जब हम शुरू के स्टेजेस में बैठे होते हैं, हमें दिखता है कि हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस इस तरह से सेल हो जाएगी, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, लेकिन चला के जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो पूरे फेल हो चुके होते हैं। तो क्या करें? तो एक तरीका तो ये है कि बंद कर दें यहाँ पर। अगर अच्छा एंटरप्रेन्योर हूँ तो फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पे खड़े होकर 4 चीज़ें गिनूंगा कि ये गलत की हैं और नहीं, ये वाली डायरेक्शन नहीं है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो जो आपको अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स दिखाई देते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं कि वो दे आर वेरी कंफर्टेबल टू फेल, वो फेल होते हैं और दोबारा से रीलर्न करके दोबारा रीलॉन्च करते हैं। अच्छा जुनैद भाई, जिस तरह से अभी आपने बोला कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो खूबसूरत सा अच्छा सा जो कमरा है वहाँ पे जाके फिर आपको शायद वहाँ से पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, तो क्या यूनिवर्सिटी जाना भी ज़रूरी है फॉर अ स्टार्टअप? इसके बारे में ज़रूर। अच्छा, एक और चीज़ ये एकदम से ये भी सुनाई दे रही है कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता, आप बस किसी तरह से अपना बिजनेस डेवलप करें, कोई स्किल सीखें और स्किल पे आगे काम करें। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको फॉर्मल एनवायरनमेंट ही सिखाते हैं। और हम ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की तक जाने पे प्रमोट करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद कुछ अरसे तक जॉब साइकिल में बैठकर ये सीखें कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड बिजनेसेस किस तरह से काम करते हैं। तो ये लर्निंग कहीं से तो लेनी पड़ेगी ना। तो ये लर्निंग आपको फ़िलहाल जो अवेलेबल इदारे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ ही हैं और वो आपको देती हैं ये लर्निंग्स। जहाँ पे गैप्स की बात है तो वो तो हमारे पास हर इंडस्ट्री के अंदर है। अगर हम अपने बिजनेस स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर भी बिजनेसेस से रिलेटेड कुछ लर्निंग्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, वो आपको कॉर्पोरेट में पहुंचकर या फिर आपको ऑफिस स्पेसेस में पहुंचकर ही मिलेंगी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यही है कि आप अपनी डिग्रीज पूरी कर लेते हैं, जब तक प्रैक्टिसेस में नहीं पहुंचते तब तक आपको वो नहीं आती। तो अगर हम इन गैप्स के बारे में ही बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं सिखा रही, तो इसलिए यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ स्किल सीख लो। तो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं आपके अंदर वो आपके अंदर नहीं आ सकेंगी और वो फॉर्मेलिटीज़ ही आपको बेहतर बिजनेसेस की तरफ लेकर जाती हैं। तो इनको सीखने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में आपको सीखना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी करने के बाद आपको किसी जगह पर जॉब करके भी सीखना पड़ेगा। किसी के अंडर में काम करके आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अंडर प्रेशर किस तरह से काम होता है और वो काम बेहतर तरीके से जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड हुआ है उसको मैं अपने बिजनेस में कैसे रेप्लिकेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए तो अंदर बैठ के ही ये चीज़ सीखनी पड़ेगी ना। ठीक है। अच्छा, जाते जाते ज़रा ये बता दें कि 2030 में जो स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, वो कहाँ देख रहे हैं आप? एक चीज़ जो हम ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एकदम से ये HSC, थैंक्स टू HSC कि उन्होंने बहुत फोर्स किया यूनिवर्सिटीज़ को अपने पास BICs डेवलप करें अपने और इसको तेज़ी से इस्टेब्लिश करें। तो अब ये होने लग गया है कि वो बच्चे जो कि पहले सिर्फ डिग्री करते थे और डिग्री के पहले साल के अंदर ही वो ये सोचते थे कि हमें किस तरह से कौन सी बड़ी कंपनी के अंदर जॉब करनी है
और आखिर तक पहुँचते पहुँचते उनका विजन ये होता था कि एक तो जॉब ढूंढनी है और किसी तरह से अपना FYP कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी से एग्जिट करना है। अब यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो रहा है। आपको बच्चा जब मिलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी सी ये बातें करता हुआ दिखाई देता है कि फ़लाँ स्टार्टअप इस तरह से काम कर रहे हैं, और आखिरी साल तक पहुँचते वो सिर्फ अपने FYP के लिए परेशान नहीं होता। वो कहता है कि अब हम स्टार्टअप बनाकर जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक BIC बन गया है, वो बहुत फैंसी से जो एक ऑफिस है हम वहाँ पे इंक्यूबेट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा सुनाई देता है कि वहाँ से पैसे बनते हैं। राइट, तो ये बहुत अच्छा चेंज है, और इस चेंज को अगर इसी थ्रेशोल्ड के साथ आगे लेके बढ़ते रहें तो 2030 तक जो आपने एक डेडलाइन दी है, इस तक एक अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रही है। अगर इस तरह से ही लेके हम चलते रहें, और साथ में जो कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमें अपनी खुद लर्निंग करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम अपने कन्वेंशनल सराउंडिंग के अंदर देखें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करें। इंस्टेंट कि हम इतनी इनिशियल स्टेज पे सिर्फ यही फोकस करते रहें कि हम इंटरनेशनल मार्केट से टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे कम्पीट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उससे भी कम्पीट करना, लेकिन साथ साथ पैरेलल अपने कन्वेंशनल बिजनेसेस को भी बेहतर करने की कोशिश करें। जहाँ पे कन्वेंशनल बिजनेसेस की बात करते हैं वहाँ पे हमारा कन्वेंशनल स्ट्रक्चर भी आ जाता है। सिटी में अभी आप यहाँ से अपने ऑफिस से मेरे ऑफिस तक पहुँचे तो बीच में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दें। वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप स्टार्टअप या SME के अंदर कन्वर्ट करके कोई आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पैसा भी बना सकते हैं। हम इस बारे में नहीं सोचते। हम रोज़ाना ड्राइव करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं करते, और हम कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी फलां एडवांसमेंट हो रही है, तो उस तक भी पहुंच जाएंगे। पहले इस वाले हिस्सों वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। ठीक है जुनैद भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी मुझे वक्त दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे पास, और आई होप बहुत अच्छा हमारा ये डिस्कशन रहा होगा। मुझे हमेशा ये लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो भी चीज़ हमारे मुंह से निकले वो अच्छी निकले, मेरी यही कोशिश थी। आपका भी बहुत शुक्रिया अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा एपिसोड मोहम्मद जुनैद जावेद साहब के साथ। नाजरीन, आज हमने ये सीखा कि शार्क टैंक पाकिस्तान को तनकीद करने के बजाय हमें उनको डेवलपमेंट का मौका देना चाहिए है। पहला सीज़न है, गलतियां हो सकती हैं, चलें ठीक है, मान लिया। जो पिचेस हैं उनमें भी गलतियां हो सकती हैं, जो जजेस हैं उनमें भी गलतियां हो सकती हैं, जो शो है उनमें भी गलतियां हो सकती हैं। तो ये तो चले हमने कंज्यूम कर लिया, मान लिया। वक्त के साथ हम लोग ग्रो होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम लोग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लोग कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकल जाएगा। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस आपकी पिच को किल कर देता है, इन्वेस्टर फौरी दूर हो जाता है, ये हमने सीखा। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें शार्क टैंक से मिलती हैं सीखने को, और कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें खुद सीखनी भी चाहिए, ये भी सीखा। आज नाज़रीन ये भी सीखा कि किस तरह से एक आइडिया को, आइडिएशन को टाइम लगता है पेपर में आने में, डॉक्यूमेंट में आने में, और कौन कौन से सवालात हमें इन्वेस्टर के पास जाने से पहले तैयार करके रख लेने चाहिए, ताकि वो जब पूछे तो वो सवालों के जवाबात हमारे पास मौजूद हो। अच्छा, अगर वो सवाल नहीं भी पूछे तब भी हमारे पास वो मौजूद होने चाहिए हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे अपना पैसा लगा रहा है, और पैसा बहुत मुश्किल से कमाता है बंदा। आपने क्या क्या सीखा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ। इसी के साथ हसन अंसारी फर्स्ट फ्लोर पे साइनिंग ऑफ। इसी के साथ हसन अंसारी फर्स्ट फ्लोर से साइनिंग ऑफ।